बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अनवर ख़ान, एडिटर हलचल तेलंगाना रोज़नामा। आज शाहीन हॉस्पिटल किला रोड निज़ामाबाद पर एक इंटरव्यू के लिए हाजिर हुआ हूँ। डॉक्टर सनवर रहमान, जैसा कि आप जानते हैं कि इलाक़े तेलंगाना बिलखुसूस शुमाली अज़ला निज़ामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद के कई पेशेंट्स उनकी खुदादाद और सेटिस्फाई सलाहियतों के साथ मुफीद हो रहे हैं। और डॉक्टर सनवर रहमान, नाज़रीन देख रहे हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरियों पर यकीन रखती है और आपका थीम है कि नॉर्मल डिलीवरी को रिवाज दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। ये मोहतरमा का मुख्तसर तारुफ था और ये बड़ी खुशाइन बात है कि ख़वातीन को जो सबसे ज़्यादा तकलीफ का मसला होता है वो जज़गी का डम होता है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औलाद अपने माँ का हक़ कुछ भी कर ले तो वो जो टाइम पे डिलीवरी के टाइम पे जो एक दर्द ज़र जिसे कहते हैं, वो जो दर्द होता है उस दर्द का हक़ भी अदा नहीं कर सकता। तो ऐसे में ये खिदमत भी बड़ी है कि ख़वातीन को राहत पहुँचाना और उनकी डिलीवरी को नॉर्मल बनाना। तो हम हलचल तेलंगाना निज़ामाबाद न्यूज़ की तरफ से डॉक्टर सनवर रहमान का बहुत ही उनका वेलकम करते हैं और उन्हें इस बात पर उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं और खुदा ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी सलाहियतों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और उनके तजुर्बात में इजाफ़ा फरमाए और उनके हाथ में शिफा अता फरमाए। तो कुछ सवालात हम नाज़रीन के लिए कर रहे हैं ताकि तिब्बी लाइन से और मेडिकल लाइन से और हेल्थ केयर सिस्टम के लिए और बेहतर बनाने के लिए हमारे नाज़रीन बिलखुसूस ख़वातीन और नौजवान लड़कियां आपकी बातों से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो डॉक्टर साहब, आपका से मेरा पहला सवाल ये है कि आजकल लड़कियां जो ग़िज़ा का ग़िज़ा के ऊपर कंट्रोल नहीं करना और इस पर लापरवाही करना, जिसकी वजह से उनका मोटापा और वज़न बढ़ता जा रहा है, तो इसके क्या असरात उनकी ज़िंदगी में मुरत्तिब हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट शाहीन हॉस्पिटल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका कि यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके साथ कुछ मेरे व्यूज़ एंड मेडिकल इश्यूज़ के ऊपर बात कर सकूँ। जहाँ तक आपका सवाल है, आजकल आपने जो बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन मुझसे पूछा है इस दौर के हिसाब से, क्योंकि जो डाइट है हमारे ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जो हम डेली की चीज़ें हम यूज़ करते हैं खाने पीने में और जिस तरीके की हम ज़िंदगी बिताते हैं, तो वो हमारा लाइफस्टाइल जिसके हम बोलना चाहेंगे वो हमारी ज़िंदगी पे और हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स रखते हैं। जहाँ तक फीमेल्स यंग बच्चियाँ रिलेटेड है, तो आजकल यंग बच्चियों का जो लाइफस्टाइल हो चुका है वो एकदम सेडेंट्री हो गया है। ज़्यादातर फ़ोन्स, लैपटॉप्स यूज़ करना, एक जगह ही बैठे रहना, बिल्कुल हालचाल नहीं करना। स्कूल गोइंग बच्चों को भी आज आप देखें तो वो फ़ोन्स लेके बैठे होते हैं और बाहर जाके खेलना या कुछ एक्सरसाइजेज ऐसा वो कुछ भी नहीं करते हैं। दूसरा, यंग बच्चियाँ जो हमारी अभी बड़ी होती हैं, पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं, वो टाइम में पीसीओडी करके जो है बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है यंग बच्चों में। दिस इज़ ऑल बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सेस वेट गेन हो जाता है जंक फूड के वजह से। बाहर का जो हम ऑयली स्पाइसी फूड लेते हैं, पैकेटेड फूड्स लेते हैं जिसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें एक स्ट्रेस लेवल को हमारे बॉडी में बढ़ाती है, स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाती है और जिसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस बॉडी में होते हैं जो पीरियड्स इरेगुलरिटी की तरफ जाते हैं। हमारे बच्चों में पीरियड्स नहीं होते, 6-6 महीने पीरियड्स नहीं आते, 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आते। इस तरीके की प्रॉब्लम्स बच्चों में आती है जिसकी वजह से आगे जाके प्रेगनेंसी रहने में उनको दिक्कत आती है। डॉक्टर साहब, सनवर रहमान भी कहना चाह रहे हैं ख़वातीन और डॉक्टर सनवर रहमान नौजवान लड़कियों और शादीशुदा ख़वातीन तमामी से कहना चाह रही है कि आराम तलब ज़िंदगी के जो हम आदी हो गए हैं उसके अंदर थोड़ा जिस्मानी मेहनत भी करें ताकि इन मसाइल से दूर हो सके। तो डॉक्टर साहब, मेरे से आपका दूसरा सवाल है, जो एनीमिया है
खून की कमी है। जी। और जनरली इसका एहसास ख़वातीन में नहीं होता, उसकी जांच वगैरह नहीं करते। एनीमिया की वजह से और खून की कमी की वजह से ये जज़गी में क्या मसाइल पैदा होते अनीमिया जहाँ तक रिलेटेड है, जिसमें खून की कमी है, उसमें हम स्टार्टिंग से ही जैसा पेशेंट का ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो आयरन कैल्शियम जो टैबलेट्स हम सप्लीमेंट देते हैं वो खून को एक लेवल में मेंटेन करने के लिए होता है। और साथ साथ में डाइट भी पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो ऐसा डाइट ले जिससे खून बढ़े, क्योंकि मेडिसिन एंड डाइट दोनों हाथ में हाथ चलना चाहिए, ऐसा मेरा व्यू है। और अगर अनीमिया हो जाता है पेशेंट को, हेमोग्लोबिन कम होता है, यूजुअली 10 से 12 तक हम हेमोग्लोबिन मेंटेन करते हैं, अगर उससे कम होता है तो ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बच्चे के वज़न बढ़ने में बच्चे का वज़न बराबर नहीं बढ़ पाता, ग्रोथ बराबर नहीं हो पाती। ख्वातीनों में सिम्टम्स जैसे कि सांस फूलना, दम आना, बहुत जल्दी थकान महसूस करना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। और अगर ऐसे कंडीशन में कम ब्लड में डिलीवरी करें तो उसमें ब्लड ज़्यादा जाने का रिस्क होता है, साथ में ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये सारे मसाइल होते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी एंड प्रेगनेंसी। मतलब ये है कि पेशेंट मतलब जैसे वो हमल से हो, हर महीना पाबंदी से जांच कराना चाहिए हर चीज़। आयरन कैल्शियम टैबलेट्स कंटिन्यू लेना चाहिए, और जांच एवरी 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में भी आप करते हैं, जैसे भी आपको डॉक्टर एडवाइस करे वो आप करते रहिए। और खून बढ़ने की चीज़ें अपने डाइट में भी लीजिए, एक हेल्दी डाइट मेंटेन करिए। एमसी पीरियड जो आता है लड़कियों को, उसमें कभी बेकायदगी हो जाती है, और उन बेकायदगियों को मतलब पेरेंट्स को भी बताते नहीं और वो भी शर्मिंदा थे इस बारे में, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा लापरवाही की जाती है। महामारी जो है बेकायदगी की वजह से और पाबंदी से नहीं आने की वजह से, तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? यंग अनमैरिड लड़कियों में जिससे ऐसे जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि पीसीओडी बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, तो रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, ये एक अच्छा हम मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, जब मेंस्ट्रुअल पीरियड में जब हम होते हैं मेंसेस में, एक अच्छा हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस वगैरह से हम बच सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शंस भी इरेगुलर साइकिल्स या इरेगुलर पीरियड्स को बढ़ावा देते हैं। तो एक अच्छा हेल्दी हाइजीन मेंटेन करते हैं, नीचे की जगह को साफ रखते हुए, और रेगुलरली पैड्स चेंज करना, क्लीन अपने कपड़े यूज़ करना, ये सारी चीज़ें होती है कि जिसकी वजह से हम इससे बच सकते हैं। और एक मसला आमतौर पर ये देखने में आता है कि लड़कियां हमल से हो जाती है लेकिन उनको थायराइड होता, और थायराइड जल्द से फैमिली वालों को भी नहीं मालूम होता कि बच्चे को थायराइड है। तो इस ज़मन में कुछ आप हमारे मतलब नाज़रीन को बताइए। नाम का हार्मोन सेक्रेट होता है, जो जब बच्चा पेट में डेवलप होना स्टार्ट होता है तो बच्चे का थायराइड ग्लैंड 3 महीने तक नहीं बना होता। तो स्टार्टिंग के 3 महीने में रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है मदर की बॉडी में, क्योंकि बच्चे को भी सप्लाई जा रहा होता है, मदर की बॉडी को भी यूज़ करना होता है। तो इस दौरान में अगर थायराइड ग्लैंड इतना एक्टिव नहीं है तो बाहर से हमको सप्लीमेंट देने का, थायराइड की टेस्ट करें तो रिजल्ट्स अगर कुछ दूसरे आते, नॉर्मल नहीं आते, तो थायराइड का टैबलेट चालू करने का ज़रूरत पड़ता है। जहाँ तक इसको अवॉइड करने का है, ये यूजुअली थायराइड जेनेटिक होता है कि अगर बॉडी में से उतना सेक्रेशन नहीं हो रहा, और 90% केसेस में थायराइड प्रेगनेंसी तक ही चलता है, और प्रेगनेंसी के बाद आप टैबलेट बंद हो जाती है, नॉर्मल लेवल्स में आ जाता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट बॉडी का कम हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए थायराइड का टैबलेट का ज़रूरत पड़ता है। और एक मसला जो जनरली मतलब बहुत ज़्यादा मतलब नुमाया होकर नहीं आता, लेकिन डॉक्टर जी उसको समझते, जैसे कि बच्चेदानी का जो साइज़ है उसका बढ़ जाना, तो जाहिर बात है जब वो चीज़ होती है तो उसके कुछ सिम्टम होते हैं, जी। ताकि वो पेशेंट को मालूम हो, आकर अपना चेकअप कराए। बच्चेदानी का जो साइज़ बढ़ जाता है उसके क्या सिम्टम है? बच्चेदानी का साइज़ बढ़ना यूजुअली ये हम पाया जाता है 35-40 इयर्स की एज की लेडीज़ जो पीरियड्स जो बंद होना है मेनोपॉज की तरफ, पेरी मेनोपॉजल एंड मेनोपॉजल एज ग्रुप बोलते हैं हम उस एज को, आफ्टर 35 इयर्स ऑफ एज। तो इसमें सबसे पहला सिम्टम तो जो हमारे पीरियड्स होते हैं उसमें इरेगुलरिटी एक आ सकती है, 15 डेज़ में मेंसेस आना, या 2 महीने नहीं आना, और जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, वाइट डिस्चार्ज, जो सफ़ेद पानी की शिकायत होती है वो, ये सारे सिम्टम्स उसके तरफ जाते हैं। तो हमें ये, अगर इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर आके चेकअप कर लेके, स्कैनिंग करा के डॉक्टर से मशवरा लेना चाहिए। अभी इस दौर में लोगों का जो रुझान
हुआ है। पहले ख़ानदानों में 4, 5, 6 तक बच्चे भी रहते थे, जी लेकिन बर्थ कंट्रोल का जो रुझान लोगों के पास आ है, ज़ब्त विलादत जिसको कहेंगे, वो ज़ब्त विलादत के लिए माने हमल करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो उसके क्या मुज़िर असरात हो सकते हैं, मतलब माने हमल के लिए कसरत से अगर हम टैबलेट इस्तेमाल करेंगे तो। देखिए, जहाँ तक बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शन की हम बात करें तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मेडिकल साइंस में। मेडिसिन्स रहते हैं, इंजेक्शंस रहते हैं, टेम्पररी और परमानेंट मेथड्स भी रहते हैं। तो जहाँ तक मेडिसिन्स की और इंजेक्शंस की हम बात करें तो ये हार्मोनल मेडिसिन्स होते हैं जो हार्मोनली बॉडी को ऐसा टर्न करते हैं कि प्रेगनेंसी ना रहे। तो हम इसको शॉर्ट ड्यूरेशन यूजेज में कुछ ज़्यादा हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स नहीं आते, लेकिन अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन यूज़ करते हैं और अगर हमको कुछ फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की है तो कुछ हार्मोन्स लॉन्ग टर्म यूजेज से हमको आगे जाके ये प्रॉब्लम्स में डाल सकते हैं। ओके। और एक मसला क्या है डॉक्टर साहब, कि कुछ चीज़ें मतलब ऐसी होती है जो बर्थ बाई बर्थ होती है, जी और उसको बहुत ज़्यादा दिन तक लोग मतलब महसूस भी नहीं करते। जैसे बच्चों की पैदाश से ही उनके दिल में सुराख का होना। हाल ही में जो वो डे मनाए हैं पूरे इंडिया में, और इसके बारे में जब तक कि मतलब कोई डॉक्टर नहीं देखता वो जान नहीं सकता, पर बच्चे इसी हालत में बड़े हो जाते हैं, बाद में मालूम हो रहा कि उनके दिल में सुराख है। आजकल जैसा हमारे पास इंट्रायूट्राइन स्कैनिंग्स है, आजकल जी। एडवांस मशीन्स अवेलेबल है। तो इसके अंदर टीमा स्कैन जो होता है 5th मंथ में किया जाता है, वो एक जी। डिटेल स्कैनिंग होती है। उसके अंदर 95%, 97% तक हम हर चीज़ डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब उसमें ब्रेन से लेके फीट तक, फिंगर्स तक, हर चीज़ का कुछ एबनॉर्मलिटी है तो उसमें डिटेक्ट हो जाता है। और अगर कुछ बहुत माइन्यूट है तो मिस होता है। अगर कोई रेडियोलॉजिस्ट सस्पेक्ट करता है कि कुछ हार्ट में हो सकता है तो उसके लिए फीटल 2D इको करके एक चीज़ है। सिर्फ हम हार्ट की बात करें तो फीटल 2D इको में जो अंदर बच्चा बढ़ रहा है, जो 20 वीक्स 5 मंथ्स का बेबी है, उसका हार्ट का इकोग्राफी करके एक टेस्ट होता है। अगर कुछ भी डाउट है तो हम 2D इको कर सकते हैं, फीटल 2D इको, और उसके अंदर भी हमको 99% तक हर चीज़ बेबी के हार्ट के बारे में मालूम हो जाती है। ये CHD की बात कर रहा था मैं। CHD जो है मतलब जनरली पैदा होने तक तो मालूम नहीं हो रहा, पैदा होने के बाद भी बड़े होते नहीं मालूम, तो पैदाश से पहले मालूम कर सकती है CHD है क्या बच्चे को। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होता है। जी हाँ, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, उसी के बारे में मैं आपको अभी बोली कि 2D इको जो है, फीटल 2D इको बोलते हैं हम उसे। और ये कार्डियोलॉजिस्ट और फीटल मेडिसिन करने वाले डॉक्टर, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं उसके लिए। और बच्चे के हार्ट को वो स्टडी करते हैं इंट्रायूट्राइन, मतलब बच्चेदानी के अंदर जो बच्चा ग्रो हो रहा है वो एक 5th मंथ के ड्यूरेशन में 20 से 22 वीक्स में परफेक्ट टाइम होता है वो करने का। और उस वक्त में हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस बच्चों के डायग्नोज कर सकते हैं। ये 45 वीक्स और जो 35 वीक्स की जो डिलीवरी रहती है 7 महीने और 9 महीने की, इसमें क्या फ़र्क है, मतलब क्या कुदरत की इसके अंदर हुआ है? मतलब जहाँ तक हम इंडियन फीमेल्स की बात करें तो वायबिलिटी, मतलब कि वायबिलिटी का मतलब होता है कि बच्चेदानी के बाहर बच्चे को जिंदा रहने की कैपेसिटी। इंडियन फीमेल्स में बहुत अच्छे NICU सेटअप के साथ एक 28 वीक्स के बाद रहता है, लेकिन इसमें बच्चा पूरा डेवलप नहीं होता। उसके जो लंग्स होते हैं, जैसे बच्चे को सांस लेने का सांस लेता है बेबी, तो पूरा डेवलप नहीं होता। ऐसे वक्त में कि 28 वीक्स या उसके बाद डिलीवरी हो रही है तो हम NICU सपोर्ट के साथ, जो बच्चे को ICU वगैरह में रखते हैं, उसके सपोर्ट के साथ बच्चा रहता है, मतलब हम उसे बचा सकते हैं। 1 kg एंड 1.5 kg के बच्चों को भी बचाते हैं, लेकिन उसमें NICU सेटअप लगता है। और जहाँ तक टर्म बेबीज़ है, 37 वीक्स के बाद एक फुल टर्म बेबी होता है, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली कुछ NICU का ज़रूरत नहीं रहेगा, कुछ एडमिशन का ज़रूरत नहीं रहेगा, और उसको हम नॉर्मली एक नॉर्मल बेबी की तरह उसका आफ्टर बर्थ वो रहता है। तो नाज़रीन, आप समाज फरमा रहे थे डॉक्टर सनोवर रहमान को मेडिकल केयर सिस्टम बिलखुसूस जो मतलब हामिला ख़वातीन हैं उनके लिए कैसा होना चाहिए। और एक दो सवालात मैं डॉक्टर साहब से करूँगा कि एक मसला ये आ रहा है कि बच्चेदानी को अक्सर बाद में मालूम हो रहा है कि बच्चेदानी में कुछ पुंसियाँ हो जा रहे और कुछ गड्ढे हो जा रहे हैं। उस बीमारी का नाम क्या है, फिर उसके बारे में हम क्या एहतियात कर सकते हैं? बच्चेदानी के ऊपर गांठ होना बहुत कॉमन आजकल डिजीज़ है जो पाया जाता है, उसको फाइब्रॉइड्स बोल के हम बोलते हैं।
जिसमें फाइब्रॉइड्स 3 टाइप्स के होते हैं। बच्चेदानी वो कौन सी जगह पे है, वो सामने की तरफ है, पीछे की तरफ है या अंदर कैविटी के अंदर है, तो उसके हिसाब से उसका नाम अलग अलग है, उसका क्लासिफिकेशन है। जिस तरीके से उसका जगह और जिस साइज़ है उसमें अलग अलग साइजेस है, तो उस साइज़ के हिसाब से उसके सिम्टम्स डिपेंड करते हैं। जितना बड़ा वो गड्ढा है, जितनी बड़ी वो गांठ है, उस हिसाब से उसके सिम्टम्स होते हैं। वो कौन सी पोजीशन पे है, आजू बाजू के कुछ स्ट्रक्चर्स को वो दबा रही है या कुछ प्रेशर उसके ऊपर क्रिएट कर रही है, उसके हिसाब से सिम्टम्स होते हैं। अगर बहुत छोटा है और पेशेंट को कुछ सिम्टम्स नहीं है तो उसको कोई ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं होता, बिकॉज वो एक सेल्फ डेवलप्ड बिनाइन लीजन होता है, मतलब वो कुछ हार्म नहीं पहुंचाता बॉडी को। जब तक कुछ सिम्टम्स पेशेंट को नहीं है उसको कोई ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं होता। अगर कुछ पेशेंट को सिम्टम्स है, जैसे महावारी में कुछ इरेगुलरिटीज़ है या मोशन में या पेशाब में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, पेशेंट को आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स को कुछ वो प्रॉब्लम दे रहा है, तभी जाके उसको इलाज का ज़रूरत है। या तो सर्जिकल या मेडिकल, दोनों मैनेजमेंट उसके लिए अवेलेबल है। हम मेडिसिन से उसका साइज़ कम कर सकते हैं या तो हम उसको सर्जरी करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट का क्या सिम्टम्स है और पेशेंट को कितना जल्दी हमें इलाज करना है। पेशेंट का एज ग्रुप भी उसमें डिपेंड करता है कि वो प्रेगनेंसी चाहती है पेशेंट या वो एक 35-40 ईयर्स की लेडी है जिसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट डिटरमाइन होता है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाया, हम किसी को लड़के देते हैं और किसी को लड़कियां देते हैं, और जिसको चाहे लड़के भी देते हैं और लड़कियां भी देते हैं, और किसी को कुछ नहीं देते। तो मेरा सवाल है बांझपन से मुताबिक, बांझपन का जो इलाज होता है या बहुत लोग करते बड़े, तो इसमें 100% बांझपन का इलाज होता है या कुछ औरतें कुदरती तौर पे बांझपन भी रहती है? जहाँ तक इनफर्टिलिटी और बांझपन की आप बात कर रहे हैं, उसमें एक मैं आपको n नंबर ऑफ रीजंस रहते और कुछ रीजंस रहते जो हम इलाज कर सकते, कुछ रीजंस रहते हैं कि हम इलाज नहीं कर सकते। और बेशक औलाद देने वाला तो अल्लाह है, 9 मंथ्स उसको बच्चेदानी में प्रोटेक्ट करने वाला और हयात देने वाला अल्लाह है। तो हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि कहाँ तक हम पेशेंट को फैसिलिटेट कर पाए या कहाँ तक उसका जो डिजीज़ है उसको पकड़ पाए और मेडिसिन दे पाए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट 8-8 साल 10-10 साल भी ट्रीटमेंट लेता है, हार जाता है, नहीं होते बच्चे, और स्पॉन्टेनियसली कभी उनको बच्चे हो जाते हैं, वही पेशेंट को अपने आप प्रेगनेंसी रह जाती है। तो अल्लाह है देने वाला, बट कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो शॉर्ट इलाज में 1 साइकिल या 2 साइकिल में पेशेंट कंसीव हो जाती है। तो ये एक बहुत वाइड और बड़ा टॉपिक है तो इसमें मैं शॉर्ट में यही बोलूँगी आपको कि अगर आपको पीरियड्स का कुछ प्रॉब्लम है, इरेगुलरिटी है, तो और प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, तो उसको हम सेट कर सकते हैं। और उसमें प्रेगनेंसी जो है मेल और फीमेल दोनों की फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी मेल फैक्टर्स भी होते हैं, तो इसीलिए आप अगर ऐसा कुछ है तो दोनों कपल का भी ट्रीटमेंट का कभी ज़रूरत पड़ सकता है। इस्लामी नुक्ते नज़र से बच्चे की शादी या बच्चे की बालिग होने के बाद कर दो बल्कि हो गए, मगर गवर्नमेंट ये कहती है कि लड़की की शादी 18 साल और लड़के की शायद 21 साल में इजाज़त देती है, तो कम उम्र की भी शादियां बात हो जा रही है। तो ऐसे लोग, ऐसे लड़कियां अगर मतलब हामिला हो जाएं तो उनके लिए कुछ दुश्वारी है या नेचुरल तरीके से वो सही हर चीज़ हो जाती है? जहाँ तक बहुत छोटे जैसे 14-15 या 16 इयर्स के बच्चे अगर प्रेग्नेंट है, तो ऐसी बच्चियाँ मेंटली थोड़ा प्रिपेयर नहीं होती है और फिज़िकली उतना फिट नहीं होती है। तो अगर डिपेंड करता है कि अगर कुछ ऑब्स्टेट्रिक प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस या मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस बच्चों को आए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर एक 18 इयर्स के बाद वो प्रेगनेंसी करती है, तो सिर्फ एक मेंटल मैच्योरिटी जो है तो है उनका मेंटल सेटअप, तो प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए थोड़ा मैच्योर होते हैं वो, बाकी फिजिकल एसच इतना तो डिफरेंस नहीं होता। आज के दौर में भी ऐसा नज़र आ रहा है कि मतलब कई क्वालिफाइड डॉक्टर्स होने के बावजूद भी महलों में, छोटे मोटे गाँव में वो रिवाज है कि जो दाया जो काम करती है, जो अनसर्टिफाइड लोग जो रहते हैं, अनसर्टिफाइड वो लोग भी डिलीवरियाँ कर रहे हैं, और लोग जैसे दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी में दुनिया का पैसा खर्च कर रहे, लेकिन एक प्रमोट डॉक्टर से इलाज नहीं कराते, कोई DGO से नहीं कराते। उसमें कभी कभी जान का खतरा भी होता है, बच्चा को भी और बच्चा को भी। तो इस रुझान को ख़त्म करने के लिए मतलब क्या करना चाहिए हमको? जहाँ तक दाई डिलीवरीज और अनक्वालिफाइड लोगों का डिलीवरीज है, डेफिनेटली उसमें रिस्क होता है, क्योंकि वो उसको गहराई तक उनको नहीं पता होते उसके कॉम्प्लिकेशंस। तो मैं मेरे
व्यूअर्स को ये अवेयरनेस करने के लिए अवेयरनेस यही करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ जैसा भी है आपका प्रेगनेंसी का जो फेज़ होता है वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ ही उसके एडवाइस के साथ और उसके प्रिस्क्रिप्शन के साथ उसे आगे लेके जाए। और जहाँ तक डिलीवरी का मामला होता है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारे चीज़ें मैटर करते हैं। तो जहाँ तक मदर और बेबी की हेल्थ का सवाल है, हम आज के ज़माने में जो डिलीवरी कंडक्ट करते हैं वो पहले से काफ़ी डिफरेंट है, जिसके अंदर हम वैक्यूम का, सक्शन का यूज़ करते हैं। दूसरा, अगर टाँकों की ज़रूरत पड़ी तो वो सूचर्स दे के हम प्रॉपर कट दे के सूचर दे के बच्चे का हेड डिलीवर करते हैं। तो ये जो मॉडर्न ऑब्स्टेटिक्स है इसने मदर को एक्सेसिव ब्लीडिंग और बेबी को जो जान का खतरा हो जाता है, बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई जो लास्ट मोमेंट में नहीं होता, बेबी मोशन पास करता है, ये सारी कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं और मदर और बेबी को कम कॉम्प्लिकेशंस या विदाउट कॉम्प्लिकेशंस हमें हेल्दी मदर और बेबी डिलीवर कर सकते हैं। क्योंकि अगर बिना सूचर के हम कोशिश करते हैं डिलीवरीज का तो उसमें ज़्यादा टीयर होना, मोशन की जगह और पेशाब की जगह पे और इंजरीज होना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो लॉन्ग टर्म पेशेंट को अच्छे नहीं होते। तो वाजिब नाज़रीन, ये थे डॉक्टर सनवर रहमान जो जच्चा और बच्चा के मसाइल के सिलसिले में बता रहे थे। आप अल्हम्दुलिल्लाह माहिर निस्वान है, जो बीमारियां निस्वान की जो होती है उसकी माहिर है और बहुत अच्छी आपने मालूमात फराहम की। मैं यहाँ पर नाज़रीन से कहूँगा कि औलाद और बीवी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, उनकी हिफाजत कीजिए और बहुत ही मतलब सनदी याफ्ता डॉक्टरों के पास इलाज कराइए। और बच्चा जब हमल हो जाए पहले महीने से ही उनके लिए कुछ मतलब सेविंग कीजिए और अच्छे दवाखाने में। और आजकल ऐसा मसला भी नहीं रहा, पहले का लाख 1.5 लाख 2 लाख ऐसा डिलीवरियों को ऐसे पैसे खर्च नहीं हो रहे। सहूलतें इलाज की बढ़ गई है, कम पैसों में अच्छी सहूलतें हो रही है। शाहीन हॉस्पिटल में भी मतलब ये सहूलतें दस्तियाब है। और डॉक्टर सनवर रहमान तो नामवर जो सो डॉक्टर बन चुके हैं इलाके तेलंगाना, शुमाली तेलंगाना के, और कई डिलीवरियाँ उन्होंने नॉर्मल की है और फीस वगैरह भी बहुत इत्मीनान बख्श है। अगर महीने को हम 4-5 हज़ार रुपये भी सेविंग करें तो एक अच्छे अंदाज से हम अपनी लड़कियों की, अपनी बीवियों की डिलीवरी जो सो अंजाम दे सकते हैं। मैं मोहसिन खान साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर शाहीन हॉस्पिटल, और डॉक्टर सनवर रहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हलचल तेलंगाना न्यूज़ को थोड़ा हम टाइम दिया ताकि क़ारीन इससे फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।